हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं परिसज्जा, और इसी परिसज्जा को इंग्लिश में फिनिशिंग के नाम से जाना जाता है। हम जो भी कपड़ा पहनते हैं, सिर्फ हमको कपड़ा दिखने में तो लगता है, लेकिन आपने इसके प्रोसेस को देखा, इसके बनाने की प्रक्रिया को देखा, कैसे कैसे कपड़ा हमारा बनता हुआ चला आया। और जब कपड़ा तैयार होता है, जिसे हम लोग ग्रीस गुड्स के नाम से जानते हैं, आपको पता है कि वह कपड़ा जो ग्रे गुड्स होता है वह पहनने की अवस्था में नहीं होता है, बल्कि उस पर कई सारी परिचर्याएँ की जाती हैं जिससे हमको पहनने के लायक हो जाए। उसके कलर साफ करने के लिए, उस पर सफ़ेदी लाने के लिए आप लोग पता है कि ब्लीचिंग की प्रोसेस किया जाता है, और उस पर बहुत सारे रोएं उठे रहते हैं, उसको साफ किया जाता है। कई सारी प्रक्रिया होती हैं, और आपको पता है कि हमें जो हमारा कपड़ा होता है, भिन्न भिन्न उद्देश्य के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं फिनिशिंग को एक एक करके और समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ हमारा प्रयास रहेगा इस तरह से जिससे हमको ये फिनिशिंग लंबे समय तक याद रहे। चलिए, सबसे पहले आपको देखेंगे कि हम फिनिशिंग की बात करते हैं, परिसज्जा की बात करते हैं। परिसज्जा को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग परिसज्जा करने के यानी कि फिनिशिंग करने के तरीकों को लेकर के इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। आपकी एक भाग है यांत्रिक फिनिशिंग यानी कि मैकेनिकल फिनिशिंग यानी कि यांत्रिक परिसज्जा, और आपका दूसरा है केमिकल फिनिशिंग यानी कि रासायनिक परिसज्जा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे यांत्रिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा की बात करते हैं। आपको पता है कि इसमें किसी न किसी यंत्र का यूज होता है, और उसी के माध्यम से ये आपकी जो है यांत्रिक परिसज्जा की जाती है। तो इसमें पहला आपका आता है बीटलिंग फिनिशिंग। जब बीटलिंग की बात आती है तो इसके पहले भी जब आप लोग लिनन पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों ने बीटिंग देखा होगा। तो वहाँ पर जब हम लोग बीटिंग की बात करते हैं, बीटलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि लिनन के रेशे को कूटा जा रहा था। वो बीटलिंग की प्रोसेस है, बीटलिंग की प्रक्रिया जो प्रोसेस हुआ करता है लगभग 30 से 60 घंटे का होता है। क्यों स्पेसिफिक यह जो है आपके लिनन के लिए होता है, क्यों होता है? क्योंकि लिनन का जो फाइबर हुआ करता है, रेशा होता है, वह आपका आकार में गोल होता है, और आपको पता है कि कपड़ा बनाने के लिए उसे हमें चपटा चाहिए। तो इसी कारण से उस पर जो है आपकी बीटलिंग की प्रोसेस किया जाता है, जिससे उसको एक चपटा आकार दिया जा सके, उसके साथ ही साथ उसमें चमक भी डेवलप हो सके। तो यहाँ पर भी आपका जब बीटलिंग प्रोसेस की बात आती है, फिनिशिंग की बात आती है, तो इसमें सबसे पहले कपड़े को रोलर्स पर लपेट दिया जाता है। कपड़े को रोलर्स पर लपेट दिया जाता है। रोलर्स पर लपेटने के बाद इस पे इसकी पिटाई की जाती है, इसको पीटा जाता है, और इस पिटाई की प्रक्रिया के कारण ही कपड़े पे चमक आती है, फिनिशिंग आती है, चमक आती है। इसके बाद आपका आता है सेकंड, यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग की बात आती है तो आप यही जानिए कि नॉर्मली जो हम लोग कपड़े को इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, आप देखते हैं कि हम लोग कपड़े को धुलते हैं, जो आपके विशेष करके सूती काटन हुआ करते हैं कपड़े, एक बार धुलने के बाद पुनः बिना प्रेस किए पहनने की अवस्था में नहीं रह जाते हैं। तो इससे हम उसके थोड़ा सा आकर्षक लगे, उसमें चमक आ जाए, शाइनिंग आ जाए, इसके लिए हम लोग फिनिशिंग देते हैं, प्रेस करते हैं। अब जब हम लोग घर पे प्रेस करते हैं, उसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं प्रेस करना, लेकिन जब उसे औद्योगिक रूप में किया जाता है, औद्योगिक तौर से किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब कपड़ों का निर्माण होता है तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि थान का कपड़ा है, तो एक बड़ा सा कपड़ा रहता है, इसको वहाँ पे लपेट करके प्राप्त किया जाता है। तो औद्योगिक तौर पर जब प्रेस करने की प्रक्रिया है, वही आपकी कैलेंडरिंग है। यहाँ से कैलेंडरिंग से जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, वह कैलेंडरिंग से मात्र और मात्र एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिए कि जो कैलेंडरिंग फिनिशिंग है, इसमें जो है एक मिनट में 140 मीटर कपड़ा प्रेस किया जाता है। एक मिनट में 140 मीटर कपड़ा प्रेस किया जाता है। इसमें होता क्या है कि दो गर्म रोलरों के बीच कपड़े को प्रवेश कराया जाता है, और इसके माध्यम से कपड़ा हमारा जो है प्रेस हो जाता है, इस्त्री हो जाता है। और ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, एक मिनट में कैलेंडरिंग प्रोसेस के फिनिशिंग के माध्यम से कितने मीटर कपड़े को प्रेस किया जा सकता है? तो आपका 140 मीटर। अगली फिनिशिंग देखिए, यहाँ पे देखिए नैपिंग। नैपिंग का तात्पर्य होता है, विशेष करके जो नैपिंग फिनिशिंग की जाती है, नैपिंग फिनिशिंग आपके ऊनी वस्त्रों पर किया जाता है। नैपिंग फिनिशिंग में और आपका कुछ नहीं होता है, बल्कि इसके जो है इसके रोएं को उठाया जाता है, कपड़े पर रोएं को उठाया जाता है, और इसी रोएं को उठाने की प्रक्रिया को ही नैपिंग फिनिशिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका आता है अगला टेंटरिंग। टेंटरिंग फिनिशिंग की बात होती है, तो टेंटरिंग आप लोग पता है कि टेंटरिंग को जोड़ लीजिए आप लोग टेंट से। आप लोग देखते हैं कि शादी विवाह का सीजन चल रहा है, समाप्त हो चुका है वर्तमान में,
अभी आप लोग बीता है तो देखते हैं कि टेंट लगता है। टेंट में क्या होता है कि कपड़े को ही एक सही आकार दिया जाता है। आप लोग टेंट की वास्तविक उसके ढांचे को देखेंगे तो देखेंगे पिलरों के माध्यम से, पावों के माध्यम से कपड़े को ही टाइट किया जाता है, उसी को हम देखते हैं टेंट है, उसी कपड़े के माध्यम से घर का निर्माण कर दिया जाता है, वही आपका टेंट है। तो उसमें विशेष करके देखते हैं कि कपड़े को सीधा टाइट कर जाता है, वही आपकी टेंटरिंग प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, जब हमारे लूम से कपड़ा उतरता है तो देखते हैं कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई में अनियमितता हुआ करती है, इसी अनियमितता को सही करने के लिए टेंटरिंग प्रोसेस किया जाता है। टेंटरिंग प्रोसेस में होता क्या है कि एक फ्रेम हुआ करता है, फ्रेम हुआ है और इसी फ्रेम के बीच में कपड़े को रख करके और यहाँ से इसको कपड़े को किनारों से बीच से टाइट कर दिया जाता है, जगह जगह से लगा करके आपके कोई भी किसी भी चीज़ के माध्यम को पकड़ करके इसको चारों तरफ टाइट कर देता है, जिससे कपड़ा अपने लंबाई चौड़ाई को प्राप्त कर लेता है। यही प्रोसेस आपका टेंटरिंग प्रोसेस कहलाता है। अगली देखिए स्टिफिंग एंड फिलिंग। स्टिफिंग का मतलब है कि टाइट करना और फिलिंग का मतलब भरना। स्टिफिंग और फिलिंग की बात करते हैं कि यह सतही दोष पर आई खराबी को छिपाने के लिए आपका स्टिफिंग और फिलिंग फिनिशिंग की जाती है। सतही दोष यानी कि अगर कोई सतही दोष सतह पे कट गया है तो उसको उसमें भराई की जाती है और वहाँ पर अगर उसमें सिकुड़न है तो उसको टाइट किया जाता है। तो आपको पता है कि स्टिफिंग का मतलब ही होता है टाइट करना और फिलिंग का मतलब होता है भरना, यानी कि सतही दोष को छुपाने के लिए आपका स्टिफिंग और फिलिंग की प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर अगला आप लोग देख रहे हैं, अगला जो हमारा प्रोसेस है आपकी यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं कि ब्रशिंग एंड शेयरिंग। आपको पता है कि ब्रश आपको पता है कि ब्रश के माध्यम से ब्रशिंग एंड शेयरिंग की बात होती है, तो आपको ब्रश आप लोग जान रहे हैं। लेकिन जब शेयरिंग की बात आती है, आप लोग जब ऊन पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि भेड़ के शरीर से बाल काटने की प्रक्रिया शेयरिंग कहलाती है। तो शेयरिंग का तात्पर्य यहाँ पर भी काटने से है। और ब्रशिंग ब्रश के माध्यम से रोए को उठाना, ब्रश के माध्यम से रोए को उठाकर और उसको एक बराबर रेशियो में, एक बराबर तह में काट देना ही आपका ब्रशिंग और शेयरिंग फिनिशिंग कहलाता है। यानी कि एक समांतर ऊंचाई पर उसे काट देना, ब्रशिंग और आपका शेयरिंग। ब्रशिंग ब्रश के माध्यम से रोए को उठाना, शेयरिंग मतलब कि एक समान ऊंचाई से कट करना, जिससे एक हमको चिकनी चमकीली सतह प्राप्त हो सके। वहीं पर हम देखते हैं आपकी भारण। जब आपके वेटिंग प्रोसेस की बात होती है, वेटिंग फिनिशिंग की बात होती है, तब यह आपका कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सिल्क की बात होती है। आपको पता है कि आपकी वेटिंग प्रोसेस किया जाता है सिल्क में किया जाता है, और सिल्क में जो आपका गोद हुआ करता है, इसी गोद के निकल जाने के कारण उसका भार काफ़ी कम हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिल्क से जो गोद है, गोद का आप लोग नाम कमेंट करिएगा, गोद के निकल जाने से लगभग 25 से 30% उसके भार में कमी आ जाती है, और उसी भार को प्राप्त करने के लिए हम लोग सिल्क के कपड़ों में वेटिंग फिनिशिंग किया जाता है। और वेटिंग फिनिशिंग में आपके वेटिंग फिनिशिंग से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उसमें कौन कौन सी धातुओं को डाला जाता है। तो जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड के छोटे छोटे टुकड़ों को उसमें समाहित कर दिया जाता है आपके सिल्क में, जिससे पुनः वह अपने भार को प्राप्त कर लेता है। और हमको एक जो है, आपको पता है कि जब उसमें भार नहीं रहेगा तो उसमें आप लोग जनरली सिकुड़न को अधिक देखने को मिलता है। भार के कारण ही वह अपने पूर्व आकार को, अपने वास्तविक आकार को ग्रहण कर पाता है, इसीलिए उसमें वेटिंग प्रोसेस की प्रक्रिया की जाती है। अगली बात आती है क्रेपिंग। आप लोग क्रेपिंग की बात करें तो क्रेपिंग, जब हम आपसे बात कर रहे थे धागे को लेकर के, तो हमने आपको इससे जोड़ा था क्रेप मॉडल, क्रैम्प, बालों में क्रैम्प करवाना। आप लोग देखते हैं कि बालों में क्रैम्पिंग फिनिशिंग, क्रैम्प आपने धागे को देखा था, फैंसी धागा था, तो वहां से हमने क्रैम्प को जोड़ा था, तो उसमें एक लहरदार संरचना मिल रही थी। तो अगर हम यहाँ पे फिनिशिंग कपड़े की बात करें तो यानी कि कपड़ों में चुन्नट डालने की प्रक्रिया को ही क्रेपिंग फिनिशिंग के नाम से जाना जाता है। क्रेपिंग फिनिशिंग में कपड़े में चुन्नट डाली जाती है। आप अगर चुन्नट को देखेंगे तो आप लोग चुन्नट को देखें कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे इस तरह चुन्नट हो गई, यहाँ पे चुन्नट हो गई, तो यहाँ पे हमने क्रेपिंग से आपसे रिलेट कर लेंगे, तो यहाँ से कुछ आप आसान हो जाएगा आपको समझने में, क्योंकि आप पहले से क्रैम्प हेयर से परिचित हैं, आपने क्रैम्प यार्न को देखा है, तो वहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। वहीं पर हमारी जो अगली आपकी मैकेनिकल फिनिशिंग की बात होती है, आपका आता है इम्बोसिंग। इम्बोसिंग फिनिशिंग की बात आती है तो आपको पता है कि इम्बोसिंग का अर्थ ही होता है उभरा हुआ।
इम्बोसिंग का अर्थ ही होता है उभरा हुआ। आप लोग देखते हैं नॉर्मली आप लोग मॉल में जाते हैं, आपको ऐसे तमाम टी शर्ट ऐसे आपके क्या बोलते हैं ऐसे आपके कपड़े मिल जाते हैं जिसपे आप लोग नॉर्मली देखते हैं कि गुड बॉय, नाइस गर्ल या तमाम चीज़ें ऐसे लिखी होती हैं। तो कपड़े पे देखते हैं कि उसमें पेंटिंग हुआ करती है, लेकिन पेंटिंग को कुछ इस प्रकार से उभार कर दिखाया जाता है कपड़े पे, वह कपड़ा वहाँ पे उभरा हुआ होता है। आप उसको खींचते हैं लेकिन वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में चला जाता है। तो इसी उभरे हुए अवस्था को ही, वह उभरी जो अवस्था को प्रदान की जाती है, उसी फिनिशिंग को इम्बोसिंग फिनिशिंग के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आपकी अगली जो फिनिशिंग की बात आती है, सनफ्राइजिंग फिनिशिंग। सनफ्राइजिंग की बात आती है तो आपकी जो सनफ्राइजिंग फिनिशिंग होती है, यह आपको इस बात को प्रमाणित करती है कि यह कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। सिकुड़ने की जब बात आए तो आपको सिकुड़न आप देखते हैं कि आपके प्राकृतिक जगत के रेशों में देखने को मिलती है। तो आपके सूती कपड़ों में देखने मिलेगा, कॉटन के कपड़ों में मिलेगा। और जहां पर सनफ्राइजिंग की बात होगी तो यह प्रमाणित करता है कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं, यानी कि सिकुड़न रोधी। वहीं पर आप लोग देखते हैं कि मोयरिंग फिनिशिंग की बात आती है तो मोयरिंग का मतलब ही होता है एक लहरदार सतह प्राप्त करना। मोयरिंग आप लोग देखते हैं कि मोयरिंग देखते हैं उतार चढ़ाव है, तो उतार चढ़ाव से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि लहरदार सतह को प्राप्त करना। लहरदार सतह को प्राप्त करने के लिए जो परिसज्जा की जाती है, जो फिनिशिंग की जाती है, उसे मोयरिंग फिनिशिंग के नाम से जानते हैं। अगली बात आपकी आती है सिंगिंग फिनिशिंग। सिंगिंग फिनिशिंग की बात करें हम तो यह आपकी एक साफ सुथरी सतह को प्राप्त करने के लिए यह आपका किया जाता है। और इसमें जो है रोए को सबसे पहले रोए को उठाया जाता है और पुनः रोए को उठाने के बाद गर्म रोलर के माध्यम से उस रोए को जला दिया जाता है। रोए को सबसे पहले उठाया जाता है और पुनः रोए को जला दिया जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगिंग फिनिशिंग यहाँ पे आपने देखा और यहाँ पे आपने ब्रशिंग एंड सीयरिंग देखा। यहाँ पे रोए को उठाया जा रहा है, रोए को उठाने के बाद गर्म रोलर के माध्यम से सिंगिंग प्रोसेस में फिनिशिंग में रोए को उठाया जा रहा है। रोए को उठाने के बाद गर्म रोलर के माध्यम से उसे जला दिया जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पे ब्रशिंग एंड सीयरिंग की बात करते हैं तो ब्रश के माध्यम से रोए को तो उठाया जा रहा है, लेकिन उसको एक समान ऊंचाई से, सीयरिंग मतलब होता है काटना, काट दिया जा रहा है और यहाँ पर रोलर के माध्यम से जला दिया जा रहा है। उसके बाद आपकी आती है ग्लेजिंग फिनिशिंग। जब ग्लेजिंग फिनिशिंग की बात करते हैं तो ग्लेजिंग फिनिशिंग का तात्पर्य है कि कपड़े की सतह को चमकदार बनाना। ग्लेजी चमकदार सतह, चिकना सतह, कपड़े की सतह को चमकदार और चिकना प्राप्त करने के लिए आपकी ग्लेजिंग फिनिशिंग की जाती है। ये आपकी हो गई कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यांत्रिक परिसज्जाएं, यांत्रिक फिनिशिंग। अब हम पुनः देखते हैं कि केमिकल फिनिशिंग क्या है और कितने हैं, कौन कौन से मुख्य हैं, किसमें कौन से तत्व का यूज करके हमारी केमिकल फिनिशिंग की जा रही है और वह किस प्रकार से हमारे कपड़े को प्रभावित करती है। तो चलिए, अगर हम रासायनिक परिसज्जा की बात करें, केमिकल फिनिशिंग की बात करें तो सबसे पहले और जो महत्वपूर्ण फिनिशिंग है आपकी मर्सराइजिंग। आपसे बार बार टीजीटी पीजीटी नेट में क्वेश्चन पूछता है कि मर्सराइजिंग फिनिशिंग जो की जाती है विशेष करके यह किस कपड़े पे की जाती है। आपसे यह क्वेश्चन बार बार पूछता है किस प्रकार के कपड़े पे की जाती है। तो वहां पे अगर आपसे प्राकृतिक संश्लेषित कपड़े पूछे तो आप सबसे पहले प्राकृतिक कर लेंगे, लेकिन वहां पर भी अगर प्राकृतिक में भी आपके कई रेशों के नाम दे, जंतु जगह से दे, खनिज की दे दे, तो वहां पे आप लोग देखेंगे जो मर्सराइजिंग प्रोसेस है विशेष करके सूती यानी कि कॉटन पर की जाती है। मर्सराइजिंग फिनिशिंग विशेष करके अगर बात करें तो कपड़ों की मजबूती और चमक, मजबूती चमक को देगा, तब आप करेंगे चमक बढ़ाने। कहीं कहीं पर आपको मजबूती को बढ़ाने के लिए भी मिल जाता है। आप देखेंगे किताब में कहीं पर आपका इसका ऑप्शन है, दो चीज हमने पाया। कहीं पर हमको मिला कि चमक बढ़ाने के लिए अगर विशेष आवश्यकता इस पे कपड़े पे क्यों करते हैं, तो कहीं पे मिला चमक, प्राथमिकता प्राइमरी को देखेंगे, लेकिन कहीं पर प्राइमरी को मजबूती मिल जाता है। तो आप इसमें जानिए कि जब हम मर्सराइजिंग की बात करते हैं तो मर्सराइजिंग फिनिशिंग से हमें तीन चीज मिलती है। तीन चीज क्या मिलती है? इसके चमक में इनहेंस होता है, यानी कि चमक बढ़ती है, चमक के साथ साथ मजबूती बढ़ती है, मजबूती, और इसके साथ साथ इसकी जो है जल अवशोषण क्षमता है, अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है, यानी कि वह पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उसके साथ उसकी मजबूती बढ़ जाएगी। मजबूती बढ़ने के बाद साथ साथ उस कपड़े में चमक भी बढ़ जाती है। तो एक प्रक्रिया है आपकी रासायनिक परिसज्जा है आपकी मर्सराइजिंग में आप तीन चीज, और यह आपको तीन चीज भूलना नहीं है क्योंकि यह परीक्षा का बार बार भाग बनता है और आपसे पूछता है। और इसमें भी विशेष करके यदि आपसे पूछे इसकी प्राथमिक कार्य क्या है
तो आप लोग लगाइएगा मजबूती बढ़ाना। उसके बाद अगर आप मजबूती नहीं तो आप करेंगे चमक। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका फंगल प्रूफ, फंगल यानी कि जो हमारे कपड़े हुआ करते हैं, कपड़े में छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, यानी कि इस तरह का कपड़ा बनाना, इस ऐसी रासायनिक परिचर्या कर देना जिससे छोटे छोटे फफूंद फंगल ना लगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फंगल प्रूफ फिनिशिंग। फंगल प्रूफ फिनिशिंग की बात आती है तो इसमें आपकी एक केमिकल का यूज किया जाता है फंगल प्रूफ फिनिशिंग के लिए, उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड नामक रासायनिक तत्व का यूज किया जाता है और इसी के माध्यम से ही हम कपड़े को, वस्त्र को फंगल प्रूफ बना सकते हैं। और वहीं पर देख लीजिए, आप लोग देख रहे हैं कि मूथ प्रूफ। मूथ का मतलब होता है कीड़ा, यानी कि कीड़ा, जिससे हमारे कीड़े ना लगें, कपड़े में कीड़े ना लगें, इसके लिए हम कौन सी फिनिशिंग करते हैं, मूथ प्रूफ फिनिशिंग। अगर वहीं पर जब आपसे मूथ प्रूफ फिनिशिंग की बात आती है तो मूथ प्रूफ फिनिशिंग के लिए आप लोग जो केमिकल यूज करते हैं वह केमिकल है फ्लोराइड। फ्लोराइड। जब यहाँ पर आपको फ्लोराइड देख रहे हैं मूथ प्रूफ में, तो आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आ जा रहा होगा फिजियोलॉजी से। वहाँ पे आप लोग फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस को देखते हैं। तो पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ने से डेंटल फ्लोरोसिस होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा तत्व है, फ्लोराइड है, जो कि मूथ प्रूफ फिनिशिंग के लिए, यानी कि कपड़े को कीड़े से बचाने के लिए मूथ प्रूफ फिनिशिंग की जाती है। आपको जानना चाहिए कि जो हमारे पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात 1.5 ppm से अधिक मात्रा हो जाती है, तो हमारे दांतों में डेंटल फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, अर्थात दांत में चकत्ता यानी दांत बेजान हो जाते हैं और देखने में बहुत अद्भुत लगता है, खराब लगता है, वही आपका है डेंटल फ्लोरोसिस। अगली फिनिशिंग आपकी है केमिकल फिनिशिंग के अंतर्गत वाटर प्रूफ फिनिशिंग, यानी कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वाटर मतलब पानी, प्रूफ यानी बंद कर दे, फिनिशिंग मतलब परिसज्जा, यानी कि ऐसी परिसज्जा जो कपड़े के अंदर पानी को प्रवेश करने ही ना दे। ऐसी परिसज्जा जो कपड़े में पानी को प्रवेश करने ही ना दे, उसी को ही वाटर प्रूफ फिनिशिंग के नाम से जाना जाता है। वाटर प्रूफ फिनिशिंग के लिए कपड़े पे आप लोग देखते हैं कि तारकोल, मोम के साथ साथ तेल का लेप उस पर लगा दिया जाता है, जिससे एक कपड़े पे पानी आप लोग देखते हैं कि वहां से छलक जाता है और कपड़े के अंदर हमारा पानी प्रवेश नहीं कर जाता। इसके ऊपर आपके रेक्सिन का भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका वाटर प्रूफ फिनिशिंग की आपकी हो जाती है। वहीं पर जब हमारा वाटर रिपेलेंट की बात आती है, वाटर रिपेलेंट फिनिशिंग की बात आती है, तो आपको पता है कि रिपेलेंट का मतलब होता है हटाना, पानी को हटाना, ना कि प्रूफ। इसमें वाटर रिपेलेंट फिनिशिंग के लिए कपड़े को बहुत बारीक बुना जाता है, महीन धागों का प्रयोग किया जाता है। महीन धागों का प्रयोग के साथ साथ उसको बहुत घना बुना जाता है। जब घना हम बुनाई करते हैं तो उसके बीच में गैप नहीं रहता है। जब गैप नहीं रहता तो पानी उसके ऊपर से छलकता हुआ चला जाता है। लेकिन जब पानी का वेग बहुत अधिक होता है तो इसमें आपका लगभग कुछ पानी प्रवेश कर सकता है और करता भी है। तो अब कितना जाता है, लगभग ये आपका जो वाटर रिपेलेंट होता है लगभग 60% बचाता है। लेकिन जब पानी का प्रेशर अधिक होता है उसमें पानी प्रवेश कर जाता है, तभी इसमें 60% ऐसे रहता है जो कि पानी प्रवेश नहीं कर पाता है आपका वाटर रिपेलेंट। इसके बाद आता है आपका है एंटी स्नैग फिनिशिंग। एंटी स्नैग फिनिशिंग की बात आती है तो एंटी स्नैग, चलिए अभी दिमाग में स्नैग नहीं बात आ पा रही है। यहाँ पर अगली फिनिशिंग हम देख लेते हैं सिकुड़न रोधी परिसज्जा, यानी कि ऐसी रासायनिक परिसज्जा जो कि कपड़े को सिकुड़न से रोके। नाम से ही स्पष्ट है सिकुड़न रोधी, तो इसमें कुछ बताना नहीं है। इसके बाद बात आती है फायर प्रूफ। फायर प्रूफ की बात आती है तो फायर प्रूफ की जब बात हम करते हैं तो देखते हैं कि ऐसा कपड़ा जो कि अधिक से अधिक ताप को सहन कर ले, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर कपड़ा गले ना, यानी कि आग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इस कपड़े को धारण किया जाता है। अच्छा, लेकिन हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि हमारा चाहे प्राकृतिक जगत का रेशा हो चाहे कि केमिकल जगत का हो, पिघल जाता है, जल जाता है, तो इस पे विशेष प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। वह आपका केमिकल हो सकता है बोरेक्स या बोरिक एसिड। इसके फायर प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए बोरेक्स
बोरेक्स या बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। आपसे बार बार पूछता है, तो आप लोग जानिए कि फायर प्रूफ फिनिशिंग में किसका यूज किया जाता है, बोरेक्स या बोरिक एसिड की बात आती है। वहीं पर आपकी अगली परिसज्जा आ जाती है कार्बोनाइजिंग फिनिशिंग। जब आप लोग कार्बोनाइजिंग फिनिशिंग की बात करते हैं, तो यह जो कार्बोनाइजिंग फिनिशिंग की जाती है आपके, इसमें जो केमिकल यूज किया जाता है H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और कार्बोनाइजिंग प्रोसेस विशेष करके आपके ऊन के कपड़े पर की जाती है, और इसी H2SO4 के प्रयोग से यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रयोग से इसमें जो चिपचिपाहट होती है, आपको पता है कि जो हमारा ऊन हुआ करता है, ऊन को बाल से प्राप्त करते हैं, उस बाल पे ग्रीस हुआ करता है, उससे चिपचिपाहट को हटाने के लिए आपके सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। वही आपकी कार्बोनाइजिंग प्रोसेस कहलाता है। वहीं पर जब हम लोग ब्लीचिंग फिनिशिंग की बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो हमारी ब्लीचिंग हुआ करती है, इसे कहते हैं विरंजक परिसज्जा। ब्लीचिंग की बात आती है, ब्लीचिंग का अर्थ ये है विरंजक परिसज्जा। और यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछता है, ब्लीचिंग फिनिशिंग से पूछता है, तो इसमें कौन सा हम लोग रसायन का यूज करते हैं ब्लीचिंग फिनिशिंग में, तो आपका रसायन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पर हमारा रसायन है हाइड्रोजन पराक्साइड ब्लीचिंग फिनिशिंग के लिए, हाइड्रोजन पराक्साइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पराक्साइड, 2 रसायनों का यूज करके हम लोग जो है विरंजक का कार्य करते हैं, विरंजक फिनिशिंग का काम करते हैं, अर्थात जो है ब्लीचिंग फिनिशिंग को करते हैं। तो चलिए, ये हमारा छोटा सा प्रयास रहा। लाइट भी चली गई, लेकिन तब भी आप लोग कंप्रोमाइज करेंगे, समझेंगे। तो हमें उम्मीद है आपको ये फिनिशिंग समझ में आ गई होगी। कहीं पर भी कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिए, हमारा प्रयास रहेगा उससे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग समझाने का प्रयास करें, आपके कन्फ्यूजन को दूर करें। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, और प्रथम बार विजिट किए हों तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और छोड़ दीजिए एक प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए निरंतर कार्य कर पाएँ। धन्यवाद।